Hello class 7. Today we will be starting with the next topic of your SST lesson, History Chapter 1. We were studying about maps and tracing changes through 1,000 years, जिसमें हमने पढ़ा था कार्टोग्राफर क्या होता है, जो मैप बनाता है, और 1,000 years में कैसे कैसे इंडिया में और वर्ल्ड में चेंज आया है। आज हम पढ़ेंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। The study of the 1,000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. जो न्यू स्टडी है जो 1,000 years से करी जा रही है, जो कि 700 से 1750 तक की है, उसमें जो हिस्टोरियंस हैं उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी पाई जाती है। क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट्स आ गए हैं जिसमें वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को यूज़ करते हैं। एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंसेस, और इस मोमेंट में मतलब इस पीरियड के में अलग अलग मोमेंट्स में अलग टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की गई है, जैसे कि द पर्शियन व्हील, जो कि इरिगेशन में यूज़ होता है। पर्शियन व्हील ये होता है जिसमें बकेट होती है और वो कुएं में से गोल गोल घूमती है, जिससे वो पानी निकालती है और वो इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। इरिगेशन मतलब सिंचाई करना, अपने खेतों में पानी डालना। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, व्हील जो चरखा है वो कपड़े बुनने में इस्तेमाल किए जाते हैं। और फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, जो हथियार यानी कि बंदूक वगैरह जो डेवलप की गई थी। उसके बाद न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। सो नए तरह के खाने और पीने की चीज़ें भी डेवलप की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसमें पोटैटोज़ भी डेवलप हुआ था, कॉर्न यानी भुट्टा, चिलीज़ पता है मिर्च, और चाय और कॉफ़ी भी। Remember that all these innovations, new technologies and crops came along with people who brought other ideas with them as well. So ये जो innovations आए हैं और जो technologies हमको इंट्रोड्यूस की गई थी, ये उन लोगों ने इंट्रोड्यूस करा जो दूसरे देश से लेके आए थे। तो जब भी मर्चेंट्स या ट्रेडर्स आते थे दूसरे देश से, तो वो अपने साथ सिर्फ ट्रेडिंग के सामान लेके नहीं आते थे, परंतु अपने सामान वो साथ वो आइडियाज़ और टेक्नोलॉजीज़ लेके आते थे जो उनके कंट्रीज़ में यूज़ की जाती थी। एज अ रिज़ल्ट दिस वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। और इस वजह से इस पीरियड में बहुत सी चेंजेस आए, ना ही सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिटिकल में पर सोशल कल्चरल में भी आए। दिस वाज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। इस पीरियड में पहले रोड्स की प्रॉब्लम होती थी, लेकिन इस पीरियड में हम देख सकते हैं कि बहुत सी रोड्स डेवलप की गई थी और शिप्स वगैरह थी, तो इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज़ फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून। सो ग्रुप्स ऑफ पीपल यानी कि झुंड में लोग ट्रैवल करते थे ताकि वो दूसरी जगह जाके एक अपॉर्चुनिटी सर्च कर सके, ताकि वो पैसे कमा सके या अमीर हो सके। One group of people who became important in this period were the Rajputs, a name derived from Rajaputra. तो इस ग्रुप में से एक ग्रुप जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट बना गया इस पीरियड में, जिनको हम राजपूत्स के नाम से जानते हैं। राजपूत जो नाम है वो राजपुत्र में से निकाला गया है, बना है। बिटवीन द 8th and 14th century the terms was applied more generally to a group of warriors who claimed Kshatriya caste status. तो जो 8th और 14th सेंचुरी में ये ही लोग राजपूत जो ये अपने आप को वॉरियर्स मानते थे, यानी कि जो सोल्जर्स ग्रुप में आते थे उनको, और उन्होंने जो कास्ट अपन ने देखे 4 कास्ट होते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रियास
और शूद्रास वैश्यास, उसमें से जो कश्यास है उसका कास्ट इन लोगों ने अपने ऊपर लिया था. Not just rulers and chieftains, but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinents. तो सिर्फ रूलर्स और चिफ्टन्स जो थे उन्होंने नहीं, परंतु जो सोल्जर्स और कमांडर्स थे जो अलग अलग आर्मीज में सर्व करते थे, उन सब ने भी यही कश्या जो कास्ट था उसको लिया. A chivalric code of conduct, extreme valor, and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. तो जो पोएट्स थे जो इनके बारे में लिखते थे राजपूत के बारे में, वो राजपूत को किस तरह से डिस्क्राइब करते थे? एक्सट्रीम वैलर, ताकत, फिर ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, लॉयल रहना इनमें था, और ये सारी क्वालिटीज़ थी जो राजपूत में पोएट्स ने डिस्क्राइब किया था. अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठा, सिख्स, जट्स और अहोम्स एंड कयास्थास, ये जो सारे ये अलग अलग कास्ट हैं. ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट, और इसी एज में ये भी इम्पॉर्टेंट पोर्शन में आए, अपने आप को इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकली लोगों ने अपने आप को करा. Throughout this period, there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others. So इस पूरे पीरियड में हमने देखा कि जंगलों को साफ़ किया गया ताकि खेती बाड़ी में उस ज़मीन को इस्तेमाल कर सके, और जो भी चेंज था वो बहुत जल्दी हुआ है, और कुछ कुछ एरियाज़ में तो पूरी तरह चीज़ें बदल दी गई. चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट, और जब उनके आसपास, यानी कि जिसको हम हैबिटेट कहते हैं, लोगों के हैबिटेट में जब चेंजेस आए, यानी कि उनके जब जो लोग जंगल में रहते थे जिसको हम फॉरेस्ट ड्वेलर्स कहते हैं, जब उनके जंगल काट दिए गए तो वो अपनी जगह छोड़ के वो दूसरी जगह पे उन्होंने अपना घर बनाया. Others started tilling the land and became peasants, और कुछ जो वहीं पर छूट गए थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने वहीं पर खेती बाड़ी स्टार्ट करी. टिलिंग द लैंड मतलब ज़मीन खोदना और किसान बन गए, peasants किसान बन गए. These new peasant group gradually became to be influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries and temples. तो ये जो ग्रुप, नया ग्रुप बना था peasants का, ये लोग किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होने लगे, मतलब दबाव किस चीज़ का पड़ा? जो इनसे ऊपर के थे, जो चीफ्स थे, प्रीस्ट थे, मोनेस्ट्रीज यानी कि जो साधु संत लोग जहाँ पर पढ़ने जाते थे और मंदिरों में जाता था. They become part of large complex societies and were required to pay taxes and offer goods and services to local lords. तो ये जो peasants थे ये ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बन गए थे जिनमें कास्ट और क्रीड इन सब का था, मतलब वो एक फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे लेकिन अब वो इन सोसाइटी का एक हिस्सा बन गए, और उनसे ये मांगा जाता था कि वो टैक्सेस पे करें, और जो भी वो उगा रहे हैं उसका कुछ परसेंट वो लोकल लॉर्ड्स को दे, मतलब कि जो ज़मींदार होते हैं उनको. एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज्ड अमंग peasants, और इस वजह से बहुत सी इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस इन peasants के बीच में आया. Some possessed more productive land, others also kept cattle, and some combined artisanal work with agriculture activity during the lean season. तो कुछ peasants क्या करते थे, उनके पास ज़्यादा बड़ी ज़मीन थी और फर्टाइल लैंड था उनके पास. कुछ लोग गाय बैल भैंस ये रखने लगे, और कुछ लोगों ने क्या किया, एग्रीकल्चर के साथ यानी कि किसान के साथ उन्होंने मॉन्यूमेंट बनाना भी स्टार्ट किया. आर्टिसनल मतलब ड्राइंग्स, पेंटिंग्स भी हो सकता है, और बिल्डिंग्स बनाना. एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफ्रेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशंस.
और जैसे जैसे सोसाइटी डिफरेंट हुई तो पीपल जो थे उनको जातीज और सबकास्ट में उनको डिवाइड कर दिया गया बेसिस ऑन देयर बैकग्राउंड्स, यानी कि उनके जो बाप दादा जो काम करते थे उसके अकॉर्डिंग और जो वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको जाति और सबकास्ट में डिवाइड कर दिया गया. रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली एंड वेरीड अकॉर्डिंग टू द पावर. जो रैंक थी वो हमेशा के लिए नहीं होती थी, वो कभी कभार होती थी, और जितना आपके पास पावर होती थी यानी कि इन्फ्लुएंस, जितने आप इन्फ्लुएंसर होते थे जितना आप सोसाइटी में, उतनी रैंक आपकी ज़्यादा होती थी. Influence and resources controlled by members of the jati. The status of the same jati could vary from area to area. और जो status है एक जाति में वो जगह से जगह अलग अलग होता था, उनका बदलता था. Jatis framed their own rules and regulations to manage the conduct of their members. These regulations were enforced by an assembly of elders described in some area as the jati panchayat. तो जो जातीस थे उनके पास अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस होते थे जो कि सारे मेंबर्स को फॉलो करना था, और उनमें से एक हेड मेंबर होता था जो कि एल्डर्स से बनता था, और इस एरिया की जाति को जाति पंचायत नाम से जाना जाता था. But jatis were also required to follow the rules of their village. Several villages were governed by a chieftains. Together they were only one small unit of a state. तो जातीज को रिक्वायर होता था कि अपने रूल्स और रेगुलेशन नहीं, परंतु जो उनके गांव के रूल्स है वो भी उनको फॉलो करना पड़ता था, और जो डिफरेंट जातीज थे वो विलेजेस के अकॉर्डिंग डिवाइड होते थे, और वो सब क्या है एक स्टेट का छोटा पार्ट हुआ करता था. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रीजन एंड एम्पायर के बारे में. Large states like those of the Cholas, Tughlaqs or Mughals encompassed many regions. A Sanskrit Prashasti praising the Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban explained that he was the ruler of a vast empire that stretched from Bengal in the east to Ghazni in Afghanistan in the west and including all the South India. So पहले जो था जब राजा लोग रहते थे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन अपने अंडर रखते थे, और जितनी ज़मीन उनके पास रहती थी उतना वो ताकतवर माने जाते थे. तो जो स्टेट्स हैं जो कि चोलाज और तुगलक्स और मुगल्स, ये काफ़ी अलग अलग रीजन्स उनके पास थे. तो एक संस्कृत प्राशस्ती है जो कि दिल्ली सुल्तान ग़ियासुद्दीन बलबान इसकी प्रेस कर रहा है, और वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वो जो रूलर है वो बहुत वास्ट एम्पायर का रूलर है, मतलब उसके पास बहुत बड़ी ज़मीन है उसके अंडर, और बहुत लोग उसको सर्व करते हैं, जो कि बंगाल से लेके गज़नी जो कि अफ़गानिस्तान में है, और साउथ इंडिया, इस सब की जो ज़मीन है वो उसके अंडर है. ठीक है, यहाँ से लेके साउथ इंडिया यहाँ तक सब. People of different regions, Goda, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat, apparently fled before his armies. और इन सब के लोग क्या थे, उसके आर्मी, यानी कि जो जब वो लड़ने आते थे तो वो ये सारे लोग उनके सामने से भाग जाते थे डर के. Historians regarded these as exaggerated claims of conquest. और जो हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं वो उनको बोलते हैं कि ये बढ़ा चढ़ा के ऐसी बातें करते हैं. At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent. और साथ ही में वो ये भी सोच पे पढ़ते हैं कि क्यों जो रूलर्स है वो ऐसा करते थे, क्यों वो अलग अलग पार्ट, इंडिया के अलग अलग पार्ट को अपने अंडर कंट्रोल में लेने के लिए वो इतनी लड़ाइयाँ करते थे. सो ये क्वेश्चन था जो हम लोग सोचते थे. In 1318, the poet Amir Khusro noted that there was a different language in every region of this land. So Amir Khusro एक पोएट था जो 1318 का था. उसने बोला कि डिफरेंट लैंग्वेज थी हर रीजन में, मतलब जितने स्टेट्स हैं इंडिया में हर स्टेट के एक अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, देवासुंदरी,
और तेलंगानी जो कि आंध्र प्रदेश, गुजारी जो कि गुजरात में बोली जाती थी, मबारी जो कि तमिलनाडु में, गौरी जो कि बंगाल में बोली जाती है, और अवधी जो कि ईस्टर्न पार्ट उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी जो कि दिल्ली के आसपास में एरिया में यूज़ की जाती थी ये भाषा. So Amir Khusro went on to explain that in contrast to these languages, there was Sanskrit which did not belong to any region. तो अमीर खुसरो ने बोला कि हर रीजन की एक अपनी भाषा थी, लेकिन एक भाषा थी संस्कृत जो कि किसी भी रीजन की नहीं थी. इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मण्स डू. तो ये जो भाषा थी ये पुरानी लैंग्वेज थी, पुरानी भाषा थी, और जो कॉमन पीपल थे उनको नहीं पता था, सिर्फ जो ब्राह्मण्स जो अपर कास्ट में आते थे सिर्फ उनको पता था. By 700 many regions already possessed distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. तो 700 में many regions ने क्या करा, जोग्राफिकल डायमेंशंस, अपनी भाषा को अपने और कल्चर को अपने आसपास की जगह पे फैलाया, जो कि हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे. दे वर ऑल्सो एसोसिएट विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज. देयर वॉज कंसिडरेबल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स. और स्पेसिफिक डायनेस्टीज़ के साथ भी वो मिलजुलते थे, और कई बार एक स्टेट दूसरी स्टेट में हमेशा तनाव रहता था. Occasionally, dynasties like the Cholas, Khaljis, Tughlaqs, and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse regions. Not all these empires were equally stable or successful. So, जो ये है चोलास, खलजीस, तुगलक्स और मुगल्स, इनकी डायनेस्टीज़ ज़्यादा बड़ी थी, और इनके डायनेस्टीज़ में डाइवर्स रीजन्स आते थे जिसमें भाषा भी डिफरेंट होती थी, लेकिन हर एम्पायर इक्वली मतलब एक जैसा स्टेबल नहीं था और ना ही सक्सेसफुल था. कोई ज़्यादा सक्सेसफुल था और कोई कम था. When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states. तो जब मुग़ल एम्पायर ख़त्म हुआ तो 18th सेंचुरी में जो दूसरे स्टेट्स उसके अंडर आते थे वो स्टेट्स अपने आप को एक राज्य बनाने लगे. बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल हैड ऑलरेडी ऑल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन्स. Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. तो बहुत सालों से जो देखा गया था, तो वहाँ पर क्या है, उनकी जो रीजन है उसमें डिफरेंस आ गया था. क्यों? क्योंकि वो दूसरे राजा के अंडर थे, और इस वजह से जो पुरानी उनके अंदर रूल्स और रेगुलेशन चल रहे थे वो बिग और स्मॉल स्टेट्स के थे जो उनके ऊपर रूल कर चुके थे. दिस वॉज अपेरेंट इन द इमर्जेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर्ड ट्रेडिशंस इन द realms of governance, the management of the economy, elite cultures and language. तो ये जो था ये एकदम से जो निकला गया था जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन हुआ था, तो वहाँ पर ट्रेडिशंस एक जैसे दिखे गए. जो पहले आए थे वो आज भी उनके फॉलो करने लगे, और जो गवर्नर जिस तरह से वो अपने स्टेट को चलाते थे वो, और जो कल्चर्स और इकोनॉमीज़ था वो सब उसमें हमको एक जैसा दिखने लगा. Through the 1000 years between 700 and 1750, the character of the different regions did not grow in isolation. These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. So, जो 1000 years है और between 700 to 1750 के बीच में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि डिफरेंट रीजन्स जो थे वो अकेले ही ग्रो नहीं हुए, परंतु जो बड़े स्टेट्स थे वो जब उन पर रूल कर रहे थे तो उन्होंने जो अपना गवर्नेंस, इकोनॉमी और कल्चर दिया था वो सब वो लोग फॉलो करने लगे थे. तो अभी के लिए हम सिर्फ इतना करेंगे. हम थर्ड पार्ट में ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के बारे में पढ़ेंगे. फ़िलहाल इतना आप पढ़ सकते हैं और बाकी के क्वेश्चन आंसर्स हम चैप्टर के लास्ट में करेंगे.